and our students जिन्होंने मैनेज किया और फर्स्ट सेमिनार जो करने जा रहे हैं। देखें इसमें मैं ओवरऑल पूरे सेमिनार में मैं इंग्लिश उर्दू दोनों को मैं मिक्स करके चलूँगा और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि हम जो चीज़ हम लेबल करना चाहते हैं। हमारे जो सेमिनार का मकसद है वो ये है कि हम रिसर्च ओरिएंटेड अपना क्योंकि आप लोगों ने आफ्टर 2 सेमेस्टर के बल्कि आफ्टर 1 सेमेस्टर आपके पास जाना है, एमफिल की तरफ जाना है या आपने किसी इंडस्ट्री की तरफ जाना है या स्टडी रिसर्च की साइड पे जाना है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये ओरिएंटेशन हम डेवलप करते रहेंगे और ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है सबसे मिलियर में सर्विस इंडस्ट्री के बच्चे मिलियर में क्लास में तो ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा। और ये मेरा एमफिल का जो मैंने एमफिल की उसका ही काम भी था। तो ये बेसिक मेरी ये बेसिक रिसर्च थी जो मैं आपके सामने आया था, ठीक है। बाकी जो इसके बाद हमारे topic of today's presentation is synthesis of biological and electrochemical evaluation of some novel field-strength heterocycles. Field-strength heterocycles mean the compounds having other than parameter in the cycle as succeeded are compounds, and these are actually cyclic compounds. So these are also biological activity with different chromophores. These contain different chromophores, different functionalities, and on the basis of their functionality, they must be biological active. Or as mentioned here, for DNA infection, study that is also DNA infection. First of all, in organic synthesis, as mentioned, we required some reactants, starting materials, precursors, and we have designed, we have moved with strategies to develop the final products which we are expecting actually. इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हमारा जो बेसिक मकसद होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो हमने एक अपना थीम बनाया हुआ होता है केमिस्ट्री कि ये हमारा क्रोमोफोर, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से रिएक्ट करेगा, ये यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी है और हमारा एक टारगेटेड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमने पहले डिजाइन किया होता है ये हमारे पास बन जाएगा। ये डिफरेंट क्योंकि हम स्टार्टिंग मटेरियल को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। फिर हमें अपने स्ट्रेटेजीज की तरफ जाना होता है, अपने स्टेप्स की तरफ जाना होता है, वो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज की तरफ जाना होता है। इसके लिए जो हमें चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक तो लाइब्रेरी ऑफ रिएक्शन हमें रिक्वायर्ड है कि हमें पता हो कि ये रिएक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप ना स्टार्ट करके बैठे हो जिनके आपस में रिएक्शन पॉसिबल ही ना हो। तो पहला हमें इस चीज का बड़ा ख्याल करना होता है कि हमने जो है कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रोसीड करना है। दूसरी बात ये होती है कि हमें उसके लिए कुछ प्लान चाहिए होता है, उसका कुछ मैकेनिज्म हमें आइडिया होता है। अच्छा ये एसिडिक कंडीशन में जाएगा, ये बेसिक कंडीशन में करेगा, कि कौन सी कंडीशन में सॉल्वेंट्स हम कौन से सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम अपनी स्ट्रेटेजीज का हिस्सा बनाते हैं। और उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारी क्योंकि वास्तव में ऑर्गेनिक रिएक्शन के वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। बायोलॉजिकल ये जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सेल के रिएक्टिविटी फॉर्म में, इसमें साइड प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने के वजह से इम्प्योरिटीज रहने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में स्पेशली इस चीज का ख्याल रखते हैं कि लक ऑन दिस बात रिएक्शंस में हम सब पाते रहते हैं, रिएक्शन नहीं होता और बाद हमारे रिएक्शन में वो विद मिनट्स या विद सेकंड्स में प्रोसीड हो जाते हैं। अगर हमारी फर्स्ट 2 पॉइंट्स अगर हमारे क्लियर है, हमारे पास लाइब्रेरी ऑफ रिएक्शन है जो जिसका हमें फंक्शनलिटी हमारी केमिस्ट्री अच्छी है और दूसरा अगर हमारे पास सूटेबल सॉल्वेंट्स या सूटेबल बायो कंडीशंस मौजूद हैं तो फिर लक मैटर करता है, वहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं। देखिए आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का आइडिया होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक क्या है? जैसे हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, एस्टर फंक्शनैलिटीज हैं, अमाइड फंक्शनैलिटीज हैं, अमाइन्स हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। अब हमें आइडिया है क्या अमाइन को अमाइड में कैसे कन्वर्ट करना है, अमाइन को नाइट्रो को अमाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कैसे
you have to prepare NEF3D, as this one is a NEF3D. One at NEF3D, NEF3D. These are the 8 meters of NEF3D. अब सुपरवाइजर ने क्या कहा कि आपके पास एल्डिहाइड है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द NEF3D. यू हैव टू फाइंड लिटरेचर सर्वे. आपने लिटरेचर सर्वे करना है. कैसे आप उस स्टार्टिंग मटेरियल से एक प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं. उसमें जितना जो उस वक्त लिटरेचर था मैंने उसको सर्वे किया तो मैंने 3 स्टेप्स मैंने मुख्तलिफ देखे ना. हमारी फंक्शनलिटीज है यहाँ पे. हम इस एल्डिहाइड्स से हमने स्टार्ट होने और हमने ये NEF3D हमने करना है. अब उसमें हमने एनुलेशन भी करनी है. मतलब एनुलेशन मींस कि हमने उसमें साइक्लाइजेशन भी करानी है क्योंकि एक साइकिल से हम 3 साइकिल्स की तरफ हम जा रहे हैं. ठीक है. एनुलेशन हमने करनी है, स्टार्टिंग मटेरियल्स हमें लेने हैं. तो ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. और 7th सेमेस्टर में जो आपकी लैब है उसमें भी ये कि आपने मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस करने हैं. ठीक है. कोई भी आप रिएक्शंस कर लें, कोई भी आप कर लें तो आपके मल्टी स्टेप्स होने चाहिए. तो इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है. तो ये भी मल्टी स्टेप्स में आ जाता है. So first of all, I designed 3 steps from starting material to final product, and that was designed. ये सुपरवाइजर ने ये कहा कि अगर 3 स्टेप्स में आप जाके परफॉर्म करोगे तो आपकी यील्ड बड़ी हो सकती है. यील्ड का बड़ा ख्याल करना पड़ता है. हम जब पेपर पब्लिश कराते हैं तो उससे यील्ड भी बड़ी मैटर करती है कि आपकी यील्ड अच्छी है या नहीं. हम 10% यील्ड से रिएक्शन हम परफॉर्म करके चले जाएं, दैट इज इंडस्ट्रियल नॉट एप्लीकेबल. वो तो नुकसान में चला जाएगा 10% यील्ड. ठीक है. तो उसके बाद जो फर्दर काम पे जो डिजाइन किया गया that is 2-step reaction. First of all, that aromatic aldehyde was treated with belenonitrile to prepare this eryleadine, that is the eryleadine. And eryleadine will act as a bis electrophile. There are electrophilic centers. That position, carbon is electrophilic center, as well carbon of the cyanide group that is also electrophilic in nature will attract the electron toward itself. Further, these were treated with different bis nucleophiles. These are the 3 nucleophiles. In first category, that is 2 amino benzimidazole. That is nucleophilic center. This one nitrogen is nucleophilic in character, and that nitrogen is also nucleophilic in character. Here in pyridines, amino pyridines, nitrogen is nucleophilic in nature, and this alpha carbon, alpha position from that amino group that is also nucleophilic in nature. So that is also bis nucleophile. And the third one, that is 2-hydroxynaphthoquinone. 2-hydroxynaphthoquinone. Oxygen having lone pair that are also bis nucleophilic in nature, and that position, ortho position with respect to hydroxyl group that is also nucleophilic in nature. So bis electrophile have to be treated with bis nucleophile. R might be chloro group, it might be methyl group, it might be methoxy group, nitro group, different derivatives of the benzaldehyde are used. But the further bis nucleophile are concentrated. ठीक है. ये हमारे 3 मुख्तलिफ पेपर्स बन सकते हैं. इसमें 3 मेरा लास्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है ये पब्लिश नहीं है. फर्स्ट वन पब्लिश नहीं है. इसमें मैं आगे पेपर शुरू कर देता हूं. तो बहरहाल इस तरह के हमारे पास ये डिफरेंट जो हेटेरोसाइकल्स हैं वो प्रिपेयर हो गए. ठीक है. ये एक स्कीम है. ये उसका मैकेनिज्म भी है. मैकेनिज्म हम किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, कौन सी पोजीशन से एक्टिव करेंगे. जैसा कि एरिलीन मेंशन किया हुआ है. एरिलीन से 2-hydroxynaphthoquinone का रिएक्शन कराया हुआ है कि उसमें कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड होगी. ठीक है. और एट द एंड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो एफ मेंशन किया हुआ है कैसे पहुंच सकते हैं. ठीक है. पूरी एक स्कीम ऑफ स्टडी है जो according to the availability of electron pairs, according to the electrophilicity of the according to the nucleophilicity हमारे प्रोडक्शन वो बन जाते हैं. अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि जो हमने सोच के वो बनेंगे. फिर हम वो उसकी कैरेक्टराइजेशन की तरफ भी जाते हैं. वो कैरेक्टराइजेशन हमारी जिस तरह के 7th सेमेस्टर में आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ रहे हो, एनएमआर पढ़ रहे हैं, आपने मैथ्स पढ़ रहे हैं. These are the different characterization techniques to confirm the synthesized heterocycle from a different scheme या different हमारे जो products उसमें आ सकते हैं. ठीक है. अब देखिए ये उसी टाइप का हमारा रिएक्शन है. सेम टू सेम उसी टाइप का. मतलब हमारे पास जब उसका कंसेप्ट आ गया कि बेलेनोनाइट्राइल को हम वहां पे अगर ट्रीट करा सकते हैं तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होगी. बेलेनोनाइट्राइल की ये भी सेम टाइप का रिएक्शन है. अब फर्स्ट में देखें हमारा ये बेलेनोनाइट्राइल जब ट्रीट कर रहे हैं तो बेलेनोनाइट्राइल से हमारा ये इंटरमीडिएट बन रहा है. Then that intermediate is further treated with these nucleophiles. This nucleophiles to form spiro compounds. These are the spiro compounds. मतलब ये efficiency बढ़ी. Same थीम वही है, concept वही है. ठीक है. लेकिन नहीं होता जब तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है. अगर आप कहेंगे नहीं मुझे पता होगा किसी रिएक्शन का, मुझे नहीं पता होगा, जब तक हम परफॉर्म नहीं कर लेंगे हमें आइडिया नहीं होगा.
ठीक है, इसको हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिएक्शंस कहते हैं। अब इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हमारे कंपाउंड्स आते हैं उनके हम कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड है या NMR है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी हम करते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल एसे है या फाइटोटॉक्सिसिटी हो गया, एंटीफंगल हो गया, यूरिएज इनहिबिटरी हो गया, ठीक है, या एंटी ट्यूमर एक्टिविटी आ सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी आ सकती है, या फिर DNA इंटरेक्शन आ सकता है। ये मुख्तलिफ हमारे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन टेक्निक्स आ जाती है कि हम उसका अपनी फायदा तो बताएं। ऐसे नहीं कि हमने कंपाउंड तैयार कर लिया, बस हमने तैयार कर लिया, उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक हम उसकी पीक एप्लीकेशन नहीं बताएंगे भाई ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, इस हिसाब से हम उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। हमने स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करना है। कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? IR से हम देख सकते हैं। IR is a basic technique to confirm the functionalities, functional groups, ठीक है। अब हमने सपोज एक कंपाउंड तैयार किया, वी आर नॉट श्योर कि ये हमारे पास ये कंपाउंड बने या नहीं बने, हमने उसका IR ले लिया था। अब IR में हमारे पास पीक्स आ गई, हमने देखा अच्छा इसमें NH2 ग्रुप भी आ रहा है, इसमें कार्बोनिल भी आ रहा है, इसमें साइनाइड ग्रुप की पीक भी आ रही है, इसमें एरोमेटिक रीजन की पीक भी आ रही है, ठीक है। इट मीन कि हम जो फंक्शनल ग्रुप सोच रहे थे वो पॉसिबल नहीं है जो पर स्ट्रक्चर मेंशन की हुई। अगर इसमें सपोज 34 29 पे पीक नहीं है, ठीक है, या 22 पे पीक 2204 पे पीक नहीं है, इट मींस साइनाइड इज एब्सेंट, ठीक है। वो जो हम कंपाउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा पहला एक पॉइंट होता है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक का, जो हमने ये इसको कैरेक्टराइज किया। ये हमारा प्रोटॉन NMR होता है। प्रोटॉन NMR में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आइडिया होता है। ये अभी सेकंड पे हमने पढ़ना भी है डिटेल में कि प्रोटॉन NMR क्या है, कहां पे पीक्स आ रही है, कौन से रीजन में है, कितने प्रोटॉन्स हैं, हम स्ट्रक्चर जो बना रहे थे उसमें कितने प्रोटॉन थे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, अगर वाकई उसके मुताबिक आ रहे हैं, उसका रीजन भी बिल्कुल वही आ रहा है जहाँ पे हम सोच रहे थे, इट मींस स्ट्रक्चर हमारी ठीक है, ठीक है। सेम इसी तरह प्रोटॉन NMR के साथ साथ हम कार्बन NMR देखते हैं। ये सारे प्रोटॉन NMR मेंशन किए हुए हैं, ये कार्बन NMR मेंशन किया हुआ है, कार्बन 13 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन 13 कंफर्म द टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और कितने कार्बन है, ये सारे नीचे देखिए जो पीक्स आई हुई है कार्बन की, ऊपर जो वैल्यूज आई हुई है वो कार्बन की वैल्यूज है, इस रेंज में है, इस रेंज में है, इस रेंज में है, इस रेंज में है। वो हम सारा थ्योरी में हमने पढ़ा होता है कि अगर 180 प्लस पे 160 प्लस पे चला गया, दैट शुड बी क्वाटरनरी कार्बन, इट माइट बी कार्बोनिल कार्बन। 120 से 160 के दरमियान एरोमेटिक कार्बन हमारे पॉसिबल है, ठीक है। लोअर साइड में 30 40 20 इस रेंज में जो आते हैं हमारे वो अल्काइल कार्बन है, अल्काइल कार्बन यहाँ पे मौजूद है, वो एरोमेटिक नहीं है या डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी अपने कंफर्म कर लेते हैं कि कितने कार्बन हमारे हैं। अब देखिए जो हमने प्रोडक्ट देखा था, जो हमने नेफ्थ्रिडीन बनाया, नेफ्थ्रिडीन वाज कंपेयर्ड विद डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन्स इन मार्केट, ठीक है। ये डिफरेंट मेडिसिनल कंपाउंड जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये लास्ट वन हमारा टारगेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब हमारे टारगेटेड कंपाउंड में जो फंक्शनैलिटीज हैं वही फंक्शनैलिटीज हमें नजर आ रही हैं ऑन डिफरेंट कंपाउंड, एंड है, मीन है, नेफ्थ्रिडीन है। स्ट्रक्चर वाइज इज अ रिलेटेड कंपाउंड, फंक्शनैलिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर हो गया? अब हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारे पास मुख्तलिफ ये बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दीज आर एंटी ट्यूमर, दैट कंपाउंड शुड आल्सो बी एंटी ट्यूमर। That is cytotoxic, it might be cytotoxic. ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। जब हम उसको रिलेट करें, जैसे ये रिलेशन यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो रिलेशन दिए हुए हैं अमीडेजों के, अमीडाजो जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको रिलेट किया हुआ, ये भी फंक्शनैलिटी हमारी सेम है। ये वो हमारा जो नेफ्थोक्विनोन के साथ जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसके साथ उसकी फंक्शनैलिटीज रिलेट हो रही है। हमारे अल्फा लैकोकॉन है या बीटा लैकोकॉन है, ये मुख्तलिफ हमारे जो ऑलरेडी ड्रग्स मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है, उनके साथ रिलेट किया जाता है। और फिर उस स्टैंडर्ड के साथ उसकी स्टडी की गई, यूरिएज इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब ये उसकी परसेंटेज इनहिबिशन है, कितना इनहिबिट करेगा, ये एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि हमारा कंपाउंड ओवरऑल कितना इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये ग्राफिकल पॉइंट बता रहा है। These codes 5A, 5B, 5C, these are different derivatives of the same functional, same nuclei, जो हमारा nucleus है उसमें different हमारे functional groups हैं। अब standard higher urea is a standard,
थायोयूरिया एज स्टैंडर्ड लिया गया और हमारे मुख्तलिफ कंपाउंड्स को कंपेयर किया गया. Most of the compounds have percentage inhibition equal to the standard thiourea. ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे मार्केट में मौजूद है उसके मुताबिक उसकी परसेंटेज इनहिबिशन क्या है. इट मींस कि हमारे कंपाउंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं. उसकी परसेंटेज इनहिबिशन जो ऑलरेडी थायोयूरिया तो हमारे स्टैंडर्ड मौजूद है उसके बराबर पहुंच रही है. ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रही है. सेम ये यहाँ पे IC50 होती है, इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हम टर्म यूज करते हैं एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी में. IC50 हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए. तो IC50 अगर हम मुख्तलिफ की कंपाउंड ये जो है ये सिंथेसाइज कंपाउंड्स है फ्रॉम 2-hydroxynaptophenone. तो ये हमारा एंड पे थायोयूरिया की IC50 है और ऊपर सिंथेसाइज कंपाउंड्स का IC50 है. दैट इज मोर क्लोज टू द स्टैंडर्ड्स. इट मींस